जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं विजय कुमार सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे। आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, किस मुद्दे को लेकर के आपने आज प्रेस वार्ता रखा था उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो द आवाज न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं जोहार करता हूं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा था वो 4 मुद्दों को लेकर के रखा था। सबसे पहली बात कि हम लोग जो विस्थापन और पुनर्वास आयोग जो सरकार ने कैबिनेट से पास किया उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग डीएमएफटी को लेकर बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी काउंसिल को लेकर, और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो पाथरडी में जादू महतो जी को इंसाफ मिला। तो इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले जो कल रात आधी रात तक जग करके डुमरी के जो माननीय विधायक है टाइगर जयराम महतो जी, उन्होंने जो जादू महतो है और जिनको आत्मदाह करना पड़ा अपनी जमीन को देने के बाद, जो उनकी जमीन सालों पहले ली गई और उनको न मुआवजा मिला न उनको नौकरी मिली, वो दर दर भटक रहे थे। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं जिनके पास वो जा रहे थे अपनी बातों को रखने के लिए, बट किसी ने सुनी नहीं। अंतोगत्वा उनकी आवाज को, उनके हालांकि दुख इस बात का है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी है इस पूरे मामले पर, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए हमारे टाइगर जो जयराम महतो जी हैं डुमरी का माननीय विधायक, उनको आगे आना पड़ा। जेएलकेएम की पूरी टीम थी वहां पे। बीसीसीएल को कल रात आधी रात को झुकना पड़ा और उनके परिजन को नौकरी दी गई है। लेकिन आप उस एक घटना से ये समझ सकती हैं कि राज्य के अंदर विस्थापितों का, रैयतों का क्या स्थिति है और किस दर्द से इनको गुजरना पड़ता है। झारखंड के अंदर जहां कहीं भी व्यक्ति प्रताड़ित होता है, वो कहीं ना कहीं वो टाइगर जयराम महतो जी जेएलकेएम के तरफ वो देखते हैं आशा और उम्मीद की नजर से, और हम लोग निश्चित तौर पर उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। जो माननीय विधायक है और जो हमारी टीम है, वो निश्चित तौर पर हम लोग रिजल्ट ओरिएंटिंग मूवमेंट चलाते हैं और अंतोगत हम लोग उसको परिवर्तित करते हैं परिणाम के अंदर। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग जिस ढंग से बनाया गया, झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का जो गठन हुआ है, उसको लेकर के जो हमारे माननीय विधायक ने विधानसभा के अंदर जो बातें रखी थी, आपको याद होगा कि आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये मान करके चल रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने कहा है तो सरकार ने माना। भाई आप सालों से कह रहे थे, सरकार ने माना नहीं। लेकिन जब मानसून सत्र के अंदर टाइगर जयराम महतो जी जो माननीय विधायक है डुमरी के, उन्होंने जब ये बात विधानसभा के अंदर रखी और सरकार को शीतकालीन सत्र तक का समय दिया, तो सरकार ने भी गंभीरता को समझाया है। हम लोग भी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने टाइगर की जो झारखंड के टाइगर के जरिए जो झारखंड के लोगों की जो उम्मीद है, उसका जो प्रकटीकरण उन्होंने जो देखा उसको गंभीरता से लिया और सरकार ने काम किया। हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन इस आयोग को लेकर के हम लोगों की 2-3 बातें हैं जो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। एक, कि इस आयोग में कोई भी गैर झारखंडी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष विशुद्ध रूप से कोई अनुभवी विस्थापित होना चाहिए, झारखंडी होना चाहिए, जो विस्थापितों के दर्द को समझता है, वैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। इस आयोग को फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। 3 साल के अंदर जो 1,59,000 के आसपास जो चिन्हित परिवार है जो विस्थापित हुए हैं विभिन्न परियोजनाओं में, उनको अब तक क्या समस्याएं आ रही है, उनको उनका स्टडी करना है और उनके बारे में सरकार को वो जो सुझाव देंगे उस पर सरकार को एक्ट करना है। प्लस इस आयोग को फर्दर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आयोग बनाया, आप सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को काम करने के लिए और ये टाइम पास करेंगे, फिर आप 1-1 साल करके एक्सटेंशन देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट रूप से आपने ये अच्छा गुड जेस्चर दिखाया है कि आपने आयोग का गठन किया, बट सरकार को, आयोग को ये निर्देश भी देना चाहिए कि आप टाइम फ्रेम के अंदर काम करें ताकि उनको जो विस्थापितों का जो समस्या है उसका निराकरण टाइम के अंदर हो। डीएमएफटी को लेकर के आप पिछले 24 घंटे के अंदर देख रहे हैं कि राज्य के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। बोकारो डीएमएफटी में जो घपला घोटाला का जो आरोप लग रहा है, जो पूर्व उपायुक्त रही है वहां पे विजया यादव जी, उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है कि उन्होंने घपला घोटाला किया। तो हम लोग इसकी थॉरो इंक्वायरी चाहते हैं। अब तक इस पूरे मामले पर जब से 28 तारीख को 51 लाख रुपया सीज किया गया, विभाग के जो अकाउंट के जो आपके क्लर्क हैं राजेश पांडे के पास से, उनके साथ एक पेंटिंग वर्क करने वाला कॉन्ट्रैक्टर थे, उन दोनों के साथ पास जब ये रिकवर हुआ है तो उसके बाद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो सरकार को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उस एफआईआर को ईडी और सीबीआई को टेक ओवर करना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट उसमें सपोर्ट करे सरकार को। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि ये जो घोटाला हुआ है डीएमएफटी फंड में, आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि बोकारो के अकाउंट में पैसा नहीं है, डीएमएफटी के अकाउंट में। उसमें हमको लग रहा है कि अभी जो वर्क जो एलोकेट कर दिया गया है उसमें सरप्लस 250 करोड़ रुपए का वर्क
एलोकेट कर दिया गया। तो ये गड़बड़ियां कमीशन के कारण क्यों की गई है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई और ईडी इसको टेक ओवर करे, उसको इंटरवीन करे और इस पे जांच करे और दोषियों को चिन्हित करते हुए उस पर कार्रवाई करे। और सबसे अंतिम में हम ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने, उनकी अध्यक्षता में जिस ढंग से 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और उस बैठक में जिस ढंग से जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके ऊपर जीएसटी को 0 कर दिया गया है और जो 4 स्लैब चल रहे थे 5%, 12%, आपके 18% और 28%, उसमें से 12% और 28% को वापस लिया है सरकार ने, 5% और 18% को कंटिन्यू किया है। हमारी पार्टी इसका वेलकम करती है क्योंकि जिस ढंग से आवश्यक वस्तुओं को 0 पे लाया गया कि उनके ऊपर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, तो हमको लग रहा है कि अच्छा संकेत दिया है, हम लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन सरकार से एक शिकायत भी है कि आपने एजुकेशन पर जो 18% जीएसटी है उस पर आपने कुछ नहीं कहा है। तो अगली बैठक में हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो आपने एजुकेशन पर 18% जो आपने जीएसटी लगाया है वो आपको रिवोक करना चाहिए। शिक्षा में, चिकित्सा में अगर आप टैक्स लगाएंगे तो फिर हमको लग रहा है ये समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। आपको रिवाइज करके चीजों पे राहत देना चाहिए। तो आज के कुल यही सब मुद्दे थे। विस्थापन को लेकर के लगातार संघर्ष तो होते आ रहा है। बड़कागांव में अभी विस्थापितों के लिए जो आवाज उठा रही थी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उनके ऊपर भी मतलब एक धमकी भरा उनको एक फोन कॉल मिलता है। इस तरीके से जो भी संघर्ष करते हैं विस्थापितों के लिए न्याय की जो मांग करते हैं, उनपे एक डर बना रहता है। तो क्या बोलेगा, इस तरीके से फिर आवाज भी कोई नहीं उठा पाते? नहीं, हमको लग रहा है कि जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रही हैं वो पूर्व विधायक रही हैं और जिस ढंग से एक महिला को धमकी देना, कथित तौर पर वो लोकसभा के सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और उनके भाई की वो कंपनी है जिसके तरफ से वो धमकियां दी गई थी। हम लोग इसकी पहले भी निंदा कर चुके हैं आपके चैनल पे, फिर हम लोग निंदा करते हैं कि ये प्रकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उस बात को लेकर के कांग्रेस के लोग ही एक्टिव नहीं है, कांग्रेस के लोग ही अपने विधायक को बैक नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो अंबा प्रसाद जी है उन्होंने अपने आंदोलन के लिए कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया या कांग्रेस ने उस आंदोलन को उनका निजी आंदोलन समझा है क्या? तो इस बात को लेकर के कांग्रेस को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अंबा प्रसाद जी को भी थोड़ा रिव्यू करना चाहिए कि अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर के वो मूव करें इन सब चीजों पर। और सबसे बड़ी बात की एक बार फिर से एक महिला विधायक, पूर्व विधायक के ऊपर इस तरह से धमकी भरा कॉल करना, वो ऑडियो वो सुना रही थी, हम लोगों ने भी सुना है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर झारखंड के लोगों के साथ अगर कोई दबाव की राजनीति करेगा, अगर कोई सोचेगा कि हम लोग इस तरह से दबाएंगे और झारखंड में कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारी अंबा प्रसाद है झारखंड के अंदर जो अधिकारियों के लिए बात करने के लिए तैयार है। आप लोग साथ हैं अंबा प्रसाद? नहीं, निश्चित तौर पर उनके धमकी के हम लोग खिलाफ है, उनको धमकी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, भले वो पूर्व विधायक ही क्यों ना हो, जब विस्थापितों के लिए आवाज उठाएगा, दबे कुचले के लिए आवाज उठाएगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको समर्थन करेंगे। हम लोग का मोरल सपोर्ट उन लोगों के प्रति हमेशा रहेगा। बड़कागांव विस्थापितों का लगातार एक संघर्ष चल रहा है और जब भी वो लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ के प्रशासन द्वारा कुछ ऐसा गैर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें कि रात के अंधेरे में महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, पुरुषों को उठा लिया जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टिव है कि संगीन आरोप कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आप किसी भी महिला को रात में आप इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको थाने में नहीं बिठा सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ये है। हमको लग रहा है कि जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं शायद उनको कानून की जानकारी नहीं, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। और अभी के समय में झारखंड में जिस ढंग से लूट खसोट चल रहा है, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये पुलिस का जो पूरा सिस्टम है वो कंपनी के लठैत के रूप में काम कर रहा है। तो कंपनी के गुंडों की तरह आप काम न करें। आपके पास एक संवैधानिक दायित्व है, आपके ऊपर राज्य के लोगों के अधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व है। तो पुलिस को अपनी पुलिसिंग स्मार्ट करनी चाहिए, एज पर लॉ करनी चाहिए। पुलिस को पुलिसिंग सीखनी चाहिए, पुलिस को समझना चाहिए कि उनके कर्तव्य क्या है। उनको अधिकार है, डंडा चलाएंगे तो उनके अधिकार से पहले उनको यह समझ में आना चाहिए कि सिविल जो राइट है उसकी क्या गरिमा है, उसको कैसे आप ऑनर करके आप अपनी स्मार्ट पुलिसिंग करेंगे, कैसे आप प्रॉम्प्ट पुलिसिंग करेंगे, कैसे आप अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल पुलिसिंग करेंगे। तो ये सीखने की जरूरत है। कंपनी के लठैत के रूप में नहीं, आप एक पुलिसकर्मी के तौर पे काम करें, कानून का सम्मान करें, यह एडवाइस होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।